और बड़ी खबर इस वक्त डीजीपी के दौरे के बाद चतरा पुलिस एक्शन मोड में है। जी हां, विकास में बाधक और टेरर फंडिंग के मास्टरमाइंड टीएसपीसी नक्सलियों पर पुलिस ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू पर 25 लाख का इनाम रखा गया है और दूसरे वांटेड नक्सलियों की तस्वीर जारी की गई है। डीजीपी के निर्देश के बाद ये तमाम कवायदे इस वक्त सामने हैं, जिसमें पुलिस ने टीएसपीसी सुप्रीमो गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ ब्रजेश गंझू समेत संगठन के 4 शीर्ष नक्सलियों की तस्वीर को जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, साथ ही उन पर बड़े इनाम का ऐलान करते हुए आम लोगों से जानकारी देने की अपील की गई है। टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। वहीं सेकंड सुप्रीमो जो है मुनेश्वर उर्फ मुकेश गंझू, इस पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। नक्सली रविंद्र गंझू उर्फ आक्रमण पर 15 लाख का इनाम है। वहीं कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल के आतंक और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और पुलिस के वांटेड भिखन गंझू उर्फ नेताजी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस ने कहा है कि इनकी सूचना देने वालों को न केवल इनाम की राशि दी जाएगी, बल्कि उनके पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। चार जो मेन लीडर्स हैं, जो बड़े उग्रवादी हैं टीपीसी संगठन के, जिसमें ब्रजेश गंझू, मुकेश गंझू, आक्रमण और भिखन गंझू, इनके विरुद्ध जो पुरस्कार राशि घोषित की गई है सरकार के द्वारा, वो हमने आज प्रेस विज्ञप्ति के साथ जारी किया है। जो भी इसमें सूचना दाता होंगे, इनको गिरफ्तार कराने के लिए जो भी इनमें सूचना देंगे, उनकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी और उनको गोपनीय ढंग से ही पुरस्कृत किया जाएगा। और हमारे सहयोगी सूर्यकांत कमल इस वक्त हमारे साथ चतरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्यकांत, क्या ये माना जाए कि इससे पहले इस तरह के ही नक्सलियों के नाम और पोस्टर्स को जाहिर करके रिस्पांस देखा गया था और उसके अच्छे रिस्पांस के बाद इससे अब स्ट्रेटेजिकली इस वक्त आगे बढ़ाया जा रहा है? निश्चित तौर पर विभाग चतरा पुलिस में एक बार फिर चतरा में जो सक्रिय तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन है, उसके नक्सलियों के विरुद्ध एक बार फिर कमर कस ली है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं और इस बीच चतरा एसपी ने जो संगठन से जुड़े उसके सुप्रीमो ब्रजेश गंझू हैं, उसके अलावा 3 अन्य शीर्ष नक्सलियों मुकेश गंझू और आक्रमण गंझू, वह जो कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुका है, टेरर फंडिंग मामले में भी जिसकी तलाश है, भिखन गंझू के विरुद्ध पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। चूंकि डीजीपी 2 दिन पूर्व टंडवा दौरे पर आए थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि क्षेत्र में अपराधियों और चोर उचक्कों के साथ हाथ मिलाकर हथियार चमकाने वाले टीएसपीसी नक्सलियों का हर हाल में सफाया कर दिया जाएगा और उनके गलत मंसूबों को कुचलते हुए इलाके को न सिर्फ अपराध मुक्त कराया जाएगा, बल्कि कोयलांचल को भी जो दहशत का पर्याय में चल रहा है, उसे भी नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। और इसका कहीं न कहीं असर दिखा है कि चतरा एसपी जो ऋषभ झा हैं, उन्होंने 4 नक्सलियों का तस्वीर जारी करते हुए उन पर सरकार द्वारा घोषित इनाम राशि का भी खुलासा किया और उन्होंने साफ सबसे आम लोगों से अपील की है कि वे पुलिस को सहयोग करें और सहयोग करने वाले को न सिर्फ इनाम राशि का भुगतान किया जाएगा, बल्कि उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत कमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूचना देने वाले की जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, यानी कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जाएंगे और लोग अगर किसी तरह की कोई जानकारी रखते हैं तो उसे पूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और 5 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले की हाई लेवल इंक्वायरी जारी है। सरकार की ओर से गठित एसआईटी मामले की जांच के लिए रांची में जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची हुई है। सीएम के काफिले पर हमले से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण कदम, जिसमें सीएम के काफिले पर हमले की जांच इस वक्त लगातार होती हुई। इस मौके पर एसआईटी के सदस्य आईजी अखिलेश कुमार झा और सचिव के सोन ने रांची पुलिस और उपायुक्त से घटना की पूरी जानकारी ली है। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, और इस जांच टीम के साथ मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी निभाने वाले अधिकारी भी मौजूद रहे। एसआईटी के साथ हो रही इस बैठक में रांची उपायुक्त, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी, सिटी एसपी, सार्जेंट मेजर के साथ कोतवाली थानेदार और सुखदेव नगर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। मामले को लेकर एसआईटी की टीम फिलहाल सभी से पूछताछ कर अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रही है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये
ये तत्परता एसआईटी की तरफ से ये कवायद ये जाहिर करती है कि इसके पीछे जो अंदेशा था और उस अंदेशे के तहत कहीं से अब और कोई चूक ना हो, इस पर ये संजीदगी इस वक्त। जी, जाहिर तौर पर विभा जिस तरह से 5 जनवरी को इस पूरे मामले का प्रकाश जो है वो सामने आया था, एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री के काफिले पर पायलट जो गाड़ी थी उसे तोड़फोड़ की गई थी, वहीं एक पुलिसकर्मी को भी बुरी तरह मारकर घायल कर गया था। तो मामले में की जांच जो है एक उच्च स्तरीय जांच टीम को सौंपी गई है, जिसके अधिकारी जो हैं वो आईजी अखिलेश कुमार झा के साथ जो सचिव हैं के सोन वो भी मौजूद हैं। और इस वक्त ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी सीसीआर जो कंपोजिट कंट्रोल रूम है यहाँ पर चल रही है। तमाम अधिकारी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जो भी अधिकारी हैं और जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम तरह की जानकारियों को भी साझा किया जा रहा है। सवाल यही है कि जांच की शुरुआत जरूर होती है, लेकिन ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एसआईटी अभी तक किस कंक्लूजन तक पहुंच पाई है? कोई बात साझा की गई है? जी विभा, अब तक बता दें कि अभी जो ये जांच टीम यहाँ पर पहुँची है उनकी अंदर जो मीटिंग है वो चल रही है। अधिकारियों से पूछताछ हो या फिर थाना प्रभारियों से पूछताछ, वो फिलहाल अंदर अभी चल रही है और अब तक मीडिया के सामने कोई भी बयान जो है अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि जो जाँच पूरी हो जाएगी तो इसकी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएगी और उसके बाद जो है घटना को लेकर जल्द ही रिपोर्ट जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर भी विशेष तौर पर मंथन किया जा रहा है। इस वजह से ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उपायुक्त हो, एसएसपी हो या फिर ट्रैफिक एसपी, तमाम तरह के पदाधिकारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पूरी कवायद के पीछे ये भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के भी कहीं लापरवाही बरती गई, उसमें भी चूक हुआ और उस चूक को दुरुस्त कर लिया जाना, वक्त रहते दुरुस्त कर लिया जाना, ये भी महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये जांच और महत्वपूर्ण हो जाती है। जी विभा, बता दें कि इससे पहले भी अगर पूर्व की रघुवर सरकार में देखा जाए तो उनके भी गाड़ियों को काफिले को रोका गया था। तो और फिर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी काफिले को रोका गया है। तो इस वजह से ये घटना की पुनरावृत्ति बार बार न हो और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने ना आए, इसे देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक है। और कहा जाए तो आइंदा इस तरह की घटनाएं ना हो, उस पर अंकुश किस तरह से लगाया जाए, उसे लेकर ये जो टीम बनी है वो जांच कर रही है। और इस तरह की ये जांच और इस टीम की जांच रिपोर्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किया जाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची के ओरमांझी में 3 जनवरी को युवती की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं पुलिस ने इसमें इनाम की राशि को अब 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। एफएसएल की टीम के साथ एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं लग पाया है। आपको बताते चलें कि 3 जनवरी की वो तारीख थी जब ओरमांझी में युवती का सिर कटा हुआ शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। अभी तक सिर की बरामदगी भी नहीं हो पाई है, युवती की पहचान भी अभी तक सामने नहीं और इसीलिए पुलिस लगातार इनाम की राशि को बढ़ाती हुई। पता है कि बच्ची कौन है, बस बच्ची के आइडेंटिफिकेशन में हमारा सहयोग करें। उनके सहयोग के तौर पे झारखंड पुलिस के द्वारा जैसा निर्देशित है कि 5 लाख का रिवार्ड उनको दिया जाएगा। एक बार हम लोग बच्चे को आइडेंटिफाइड कर लेंगे जो लड़की थी कौन, मतलब उसके बाद हम लोग प्रॉपर डायरेक्शन में इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। चतरा में विधवा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगा है। मामला हंटरगंज इलाके का है, जहां शौच के लिए घर से बाहर निकली विधवा के साथ 3 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए
एसडीपीओ के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है। इधर 2 संदिग्धों को लेकर पुलिस उनसे पूछताछ में भी जुटी हुई है। एसपी ने बताया कि मामले का स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रघुवर दास ने कहा कि जब राज्य में उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी तब प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और वुमेन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से उसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेजों को लेकर सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान रघुवर दास ने बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के भी अपनी चिंता जाहिर की। और हमारी सरकार इस सोच के साथ उस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था ताकि उस क्षेत्र के लड़के लड़कियां MBA की, BA की या अन्य ट्रेड पर स्किल्ड कर उन्हें रोजगार मिले। 1 वर्ष हो गए लेकिन सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं कि राज्य में 5-6 दिन हो गए और मांझी की जो एक 20-25 साल की युवती के साथ जिस तरह विभत्स बलात्कार हुआ और मुंडी काट के ले जाने के बाद आज भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। ये राज्य पर एक बहुत बड़ा धब्बा, यहाँ के पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा धब्बा। इस ओर भी महामहिम राज्यपाल का मैंने ध्यान आकृष्ट करा। झारखंड में भूमाफिया बेहद सक्रिय हैं। भूमाफिया और दबंग किस्म के लोग एक जमीन को 2 बार तो बेचते ही हैं, लेकिन अब मोटे पैसे लेकर सरकारी जमीन भी बेची जा रही है। ताजा मामला सरायकेला में गम्हरिया अंचल के शिव नारायणपुर का है। तस्वीरें आपके सामने है। सरकारी जमीन है ये, लेकिन सरकारी जमीन का ही अतिक्रमण कर लिया गया और इस मामले में एक नेता संजय कुमार सिंह का नाम सामने आया है। आरजेडी के जिला सचिव ने इसकी डीसी से शिकायत की थी, जिसके बाद इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त तो करा लिया गया। अब शिकायतकर्ता ने प्रशासन से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। क्या था तो उसको हटा दिया गया और वन भी उस साइड में है, तो हम लोग वन विभाग करे कार्रवाई, हम लोग का जो बिहार सरकार में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बीच में रहती भूमि है तो उसको हटा दिया, छोड़ दिया गया। कितनी जमीन पर लगभग अतिक्रमण अतिक्रमण मोटा मोटी 1 एकड़ के जमीन पर होगा। 11 एकड़ 41 डिसमिल संजय सिंह द्वारा बेचा गया है, जो आज तोड़फोड़ हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जितना भी सरकारी जमीन है बोर्ड लगाकर चिन्हित करेंगे। खबर पाकुड़ से, जहां के हिरणपुर हाट शेड के नीचे 10 परिवार रहते हैं। सरकारी सुविधाओं के अभाव में ये परिवार कड़ाके की ठंड में रात गुजारने को मजबूर है। दरअसल अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इनका आशियाना तोड़ दिया गया, वहीं इनके बीच अभी तक कंबल का वितरण भी नहीं किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। यह हिरणपुर का बाजार समिति का बना हुआ शेड है और इस शेड के नीचे लगभग 10 परिवार आज भी रह रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में भी इसी तरह से इन शेड में इनको गुजारना पड़ रहा है। अगल बगल पूरा चादर और बांस की टाटी से घेर करके रह रहे हैं। बाजार समिति में ही लोग थोड़ी थोड़ी जगह पर अपना घर बनाकर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। जो अतिक्रमण हटाओ अभियान फुटबॉल फील्ड में चला था और उसके बाद जब इनका आशियाना टूटा था तो यहीं पर रह रहे हैं और कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ठंड में इन लोगों को कंबल तक प्रशासन की ओर से नहीं उपलब्ध कराया है। रात में ठंड की वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि यहाँ के कुछ समाज सेवी ने जरूर इनको कंबल दिया है। ठंड में कंबल नहीं मिलना इन 10 परिवारों के लिए कई तरह का सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा कर रहा है। हिरणपुर प्रशासन इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार की ई नाम योजना के जरिए हजारीबाग के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। कृषि उत्पादन बाजार समिति के ई नाम से जुड़कर हजारीबाग के किसान बेहतर कार्य कर रहे हैं। दरअसल ई नाम के माध्यम से किसान अपने खेत में बैठकर देश के 1000 मंडियों में ऑनलाइन अपने उत्पाद की बिक्री करते हैं, जिसका उन्हें डिजिटल पेमेंट मिलता है। और यही वजह है कि दिसंबर 2020 में ई नाम से जुड़कर डिजिटल पेमेंट करवाने में हजारीबाग कृषि
उत्पादन बाजार समिति ने पूरे देश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इस खास उपलब्धि पर कृषि उत्पादन बाजार समिति और किसानों ने खुशी जाहिर की, साथ ही आगे और बेहतर काम का वादा किया। इनाम में अच्छा कार्य करने का ही ये फल है और इससे काफ़ी प्रसन्नता है कि हजारीबाग के किसान डिजिटल हो रहे हैं और डिजिटल तरीकों को अपनाकर अपने उपज का सही मूल्य प्राप्त कर पा रहे हैं। जबकि पूरे देश में भी किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है और इस परिस्थितियों के बीच किसानों ने यहाँ इनाम के माध्यम से जुड़ के अच्छा काम किया है और उनको उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हुआ है। इससे हमको खुशी है और हमारे किसानों को भी खुशी है। जो पहले बीच में जो बिचौलिए आ जाते थे या हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, इस वजह से हमें जो है प्रॉफिट कम होता था या जो बचत होता था वो दूसरे लोग ले जाया करते थे। इसमें हमें क्या हो रहा है कि जब हम इनाम के साथ जुड़े हैं, जब हम बाजार समिति के साथ जुड़े हुए हैं, इससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि हमें डायरेक्ट हम अपने सामान को डिजिटली जो है सो बेच पा रहे हैं इनाम को और इससे हमें डायरेक्ट जो है सो मुनाफा हो पा रहा है।